हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और यदि आप 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए बिना देर किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? आपके लिए ऑप्शन है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। आपको बताना है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है। किसके नेतृत्व में किया गया है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ? रौलट एक्ट कब पारित हुआ? आपके लिए ऑप्शन है 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी और 1921 ईस्वी। आपको बताना है कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ है। 1919 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। इसी को काला कानून भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को और 15 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। आपके लिए ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासिनी देवी, राधास्वामी नायकर। आपको बताना है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो कौन था? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? आपके लिए ऑप्शन है जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। दूसरा विकल्प है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। और तीसरा ऑप्शन है बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। और लास्ट ऑप्शन है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। यानी कि सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी होगा भी। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो कौन सा शासन का अंग नहीं है? नगरपालिका जो है शासन का अंग नहीं है। ऑप्शन बी सही है। और जो शेष ऑप्शन है जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये शासन के अंग हैं और नगरपालिका शासन का अंग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी क्या? 1990 में हुई थी क्या? 1992 में हुई थी क्या? और 2004 में हुई थी क्या? आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? 1992 में। ऑप्शन सी सही है। और भारत में पंचायती राज की स्थापना जो हुई है किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है? आपके लिए ऑप्शन है मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक। और तीसरा ऑप्शन है साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है। तो विचारधारा क्या है? इसमें जो विचारधारा है मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास, ये भी सही है।
और उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, ये भी सही है। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी, ये भी सही है। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। यानी कि इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार और इनमें से सभी। आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो इसमें सीधी सी बात है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुण में क्या क्या आने चाहिए। देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए और प्रगतिशील सरकार होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? इनमें से क्या है? सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? आपके लिए विकल्प है, पहला विकल्प है राज्य सरकार को, संघ को, और सी है ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो किसको प्राप्त हैं? संघ को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संघ को प्राप्त है। संघ को, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भारत में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई और इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? आपके लिए ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार का परिचय। आपको बताना है कि कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इस प्रश्न को बहुत अधिक बार पूछा गया है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा। और ये जो आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में हुआ था। ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है, इसलिए आपको केवल यही नहीं जानना है कि चिपको आंदोलन से हमको ये भी जानना है कि ये आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो कौन सी फलीदार फसल है? देखिए ऑप्शन है दालें, ज्वार, मोटे अनाज और चावल। तो कौन सी फलीदार फसल है? तो कौन सी फलीदार फसल है? वो क्या है? दाल है। दाल, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। यानी कि कौन सी शब्दावली है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो वह शब्दावली है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार भी कहते हैं। और विदेशी व्यापार का आशय क्या है? दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? कब हुआ है? ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, 1993 में और 1989 में। आपको बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है। तो कब हुआ है? 1992 में हुआ है। 1992 में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये भी जान लीजिए, कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए यहाँ भरने को है, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? आपके लिए ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक और सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक है। ऑप्शन ए सही है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मिलता रहे। अगला प्रश्न है 17वां, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। आपको बताना है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंकों द्वारा लिए जाते हैं क्या? सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं क्या? गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि सदस्यों के द्वारा। सदस्यों के द्वारा स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय जो लिए जाते हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता विशेषकर किसको पहुंचाई है? ऑप्शन है सभी लोगों को, दूसरा विकल्प है विकसित देश के लोगों को, तीसरा विकल्प है विकासशील देशों के श्रमिकों को, और जो चौथा विकल्प है यानी कि डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमको ये बताना है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, विशेषकर किसको सहायता पहुंचाई है? तो पहुंचाई है विकासशील देशों के श्रमिकों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है 1981 में, 1991 में, 1971 में और 2001 में। तो इसका सही आंसर है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और इसमें जो 1991 की जो नीति थी उसी को नई आर्थिक नीति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नई आर्थिक नीति 1991 भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 की शुरुआत कब हुई है? तो कब हुई है? 1991 में। और नई आर्थिक नीति के जनक कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भी प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अब इस समय हम नहीं हैं। चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया है? 1985 में, 1984 में, 1986 में और 1987 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया है? 1986 में। 1986 में। ऑप्शन सी सही है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो पारित हुआ था उसको अब समाप्त कर दिया गया है, और उसके स्थान पर जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 है इसको क्या कर दिया गया है? अब समाप्त कर दिया गया है, और वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।